हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 11 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है क्राइसिस ऑफ टाइम। ये आर्टिकल बेंगलोर के वाटर क्राइसिस के ऊपर आया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, रीज़न क्या है और सॉल्यूशंस क्या है, ये आपको GS1 में इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम डेवलप कर रही है सरकार और बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट भी करने वाली है। इस सिस्टम के बारे में समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है। हमारा लास्ट आर्टिकल होगा इंडिया इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA फीचर एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाला है, डेवलप करने वाला है, डिज़ाइन करने वाला है। फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडिया को होने वाला है। बहुत कम कंट्रीज है, चाइना, रशिया और US, जिनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इंडिया जो है इन लिमिटेड कंट्रीज़ में आने वाला है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी होगी, और आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी लिख सकते हैं और सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है क्राइसिस ऑफ टाइम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। GS3 एनवायरनमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली एज अ सिटीज़न इंडिया के ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। UPSC के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसमें तो आपको लिखना है ही, लेकिन जो वाटर क्राइसिस हो रहा है वो एज अ सिटीज़न इंडिया के नागरिक होने के नाते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक वेकअप कॉल भी है। बेंगलोर सिटी में सीवियर वाटर क्राइसिस हो गया है। डिमांड बढ़ते जा रही है साल दर साल और सप्लाई घटते जा रही है साल दर साल। ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वाटर क्राइसिस क्या होने वाला है, सीवियर तो होने वाला है ही। और ये जो क्राइसिस हुआ है उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। इस आर्टिकल में सारे रीज़न के बारे में बात करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आर्टिकल शुरू करते हैं। मेंस में इस बार आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है, बेंगलोर सिटी का वाटर क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नीति आयोग ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा था कि 21 ऐसी सिटीज़ है जहां पर 2030 तक सीवियर वाटर क्राइसिस होगा और उसकी शुरुआत जो है बेंगलोर से हो चुकी है। बेंगलोर का नाम भी स्पेशली मेंशन किया गया था। पहले भी वाटर क्राइसिस बेंगलोर में हो चुका है, लेकिन इस लेवल का वाटर क्राइसिस नहीं हुआ था। इस बार जो वाटर क्राइसिस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, और आप ऐसे में भी ऐसे इंट्रोडक्शन में एनालॉजी की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेंगलोर के वाटर क्राइसिस को प्रॉपर स्टोरी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। कर्नाटका वाटर क्राइसिस हैज़ अफेक्टेड मोर देन 7,000 विलेजेस, 1100 वार्ड्स एंड 220 तालुकास thus far. The problem encompasses the Mandya and Mysuru district, where a major Kaveri river watershed and Krishna Nagar dam are located. ठीक, तो जो क्राइसिस है वो मंड्या और मैसूरू इस रीजन में है। कृष्णा सागर डैम जो है इसी रीजन में लोकेटेड है। कावेरी का अगर आप देखें कैचमेंट एरिया, बहुत बड़ा बेसिन एरिया इसी जगह पे होता है, और यहीं से जो है बेंगलोर में क्या होता है, बेंगलोर का जो अर्बन एरिया है वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज जाता है। ठीक, तो यहाँ पर डेफिसिट होने के कारण बेंगलोर में पानी नहीं पहुँच पा रहा है और बहुत ज़्यादा जो बेंगलोर सिटी के लोग हैं अफेक्ट हो रहे हैं। सीवियर वाटर क्राइसिस हो रहा है और ये शुरुआत है ना, पूरी दुनिया में हमें ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में केप टाउन में हुआ था 2-3 साल पहले। ठीक, तो इसके क्या रीज़न्स होंगे ये समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं रीज़न से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम होने के रीज़न क्या है, रिड्यूस रेनफॉल। इस बार का जो मेजर रीज़न है एल नीनो और क्लाइमेट चेंज है ना। क्लाइमेट चेंज भी देखें तो ड्रॉट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एल नीनो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस बार के हिसाब से देखें तो 38% डेफिसिट मॉनसून रेनफॉल हुई है। लगभग 40% पानी इस बार कम आया है। तो ऑब्वियसली ऊपर से पानी कम गिरा है, नदियों में पानी है नहीं, तो फिर रिड्यूस रेनफॉल होने के कारण सप्लाई नहीं हो पा रही है। ओवरऑल कावेरी रिवर इम्पैक्ट हुई है और इसलिए जो है हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी वाटर रिजर्वायर। ठीक, एम्प्टी रिजर्वायर होने के कारण ऑब्वियसली जो रेनफॉल नहीं गिर रही है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ग्लोबल वार्मिंग भी ना, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इवेपोरेशन रेट बढ़ते जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है और
टोटल सप्लाई वैसे ही ऑलरेडी ऊपर से पानी गिर नहीं रहा है तो कम हो रही है, तो ओवरऑल देखें तो जो वाटर रिजर्वायर है वो भी एम्प्टी पड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक, एक तो अब हो गया ऊपर से जो पानी आता है, अब एक नीचे से जो हम खोद के निकाल रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो चुका है ना। इसके कारण अगर आप देखें तो नीचे से जो हम लोग निकाल रहे थे उसमें भी अब कमी आ रही है ना। बोरवेल्स और जो अब मशीन, ट्यूबवेल ये सब इस्तेमाल करके पानी निकाला जा रहा था वो भी अब हमें ख़त्म होते दिख रहे हैं। एक्वाफायर का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे होता चला जा रहा है। ठीक, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण है, बहुत मेजर कारण है। नेक्स्ट क्या है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर सीवेज नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक, जो प्रॉपर सीवेज नेटवर्क नहीं है, वाटर सप्लाई सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इसके कारण एफिशिएंटली वाटर रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा पा रहा है। बहुत ज़्यादा वाटर जो है लॉस हो जाता है। आप देखेंगे है ना, जो नगर पालिका होते हैं, जितने भी अर्बन म्यूनसिपल लोकल बॉडीज़ हैं उनको देखेंगे तो हर जगह पानी जो है बह रहा है ना, फटे हुए ट्यूब हैं, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलता है, फटे हुए पाइप देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। बेंगलोर की अगर बात करें तो 85% वहाँ पर जो लेक्स हैं, वाटर बॉडीज़ है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं जो लोकल के लोग हैं उन वाटर बॉडीज़ को रिजुवेनेट करने की, लेकिन 80 to 90% जो लेक्स हैं या तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पीने और नहाने के पानी के लिए। और जो सबसे बड़ा इशू है वो है डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इंक्रीजेस प्रेशर। ऑब्वियसली जो प्रेशर है कर्नाटका के ऊपर कावेरी वाटर को छोड़ने का, उसके कारण भी जो है ये डेफिसिट का इशू आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ट्रिब्यूनल के हिसाब से इन्हें वाटर छोड़ना पड़ता है और इसके कारण ये एक जो वाटर इशू है, वाटर सीवियर क्राइसिस है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये पॉलिटिकल इशू भी है। तो ये हमारे कुछ रीज़न हो जाएंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है अर्बनाइजेशन, दैट टू इन हैज़ार्ड मैनर, है ना। अव्यवस्थित ढंग से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके कारण भी वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। सब जगह कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, तो ऊपर से जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है ना, ओवरऑल रिचार्ज हो नहीं रहा है, पानी नीचे से निकालते जा रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा रीज़न कॉन्क्रीटाइजेशन है। सीवेज इशू है ना। एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी में देखें तो बहुत ज़्यादा स्लज और इस तरह का जो कचरा है वो भरा हुआ है, तो उसके कारण भी जो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब रिचार्ज है वो नहीं हो पा रहा है। प्लस एंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स, ये भी हमें देखने को मिलता है। जो भी ऐसे ढलान वाले एरिया थे, निचले एरिया थे जहाँ पानी आ सकता था, उसमें घर बन चुके हैं, है ना। तो उस निचले एरिया में घर बनने के कारण अब वहाँ पानी कंजर्व नहीं हो सकता। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इश्यूज़ हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर तो बेस्ट सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। दो रिवर को आप इंटरलिंक कर लो, एक में फ्लड आया है तो यहाँ से पानी डाइवर्ट करके जहाँ पर डेफिसिट रेनफॉल हुई है उस एरिया में अगर हम डाइवर्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये चीज़ें है ना, क्लाइमेट चेंज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कहीं पर पानी ज़्यादा आ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, तो इस तरीके की जो एक्सट्रीम इवेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो ये हमारे लिए बहुत मैंडेटरी बन चुका है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट टैंक सिस्टम एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है वापस। ठीक, टैंक सिस्टम भी प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैरिफिंग वाटर। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात की, उसमें खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, प्रॉपर कनेक्टिविटी होना चाहिए वाटर सप्लाई सिस्टम की, ये सारी चीज़ें तो आपको करना है। जब भी जो है आपकी बारिश आने वाली होती है उस समय आप जो है डी स्लजिंग करिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा टैरिफिंग ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। सिटीज़ एरिया में आप देख रहे हैं कि पानी पैसे से मिल रहा है, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर एरिया की बात करें, एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। खूब सब्सिडी दे रखी है सरकार ने, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रखी है, तो किसान बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं और उनको ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, तो कई बार पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद भी हो रहा है ना। तो एग्रीकल्चर सिस्टम को हमें सस्टेनेबल करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जो वाटर सप्लाई है उसको कम किया जाए एंड वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ये वाटर यूज़ एफिशिएंसी के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्लस
टैरिफिंग ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाटर फ्री में मिलना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर की भी रिस्पेक्ट और इज्जत करने लगेंगे। ब्रश करते समय जो टैप होगा उसको बंद करेंगे क्योंकि पैसे का पानी रहेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे सॉल्यूशंस रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिजुविनेट लेक ऑफ सिटी विथ बेटर प्लानिंग। जो सिटी में लेक्स हैं उसे दोबारा से रिजुविनेट करने की ज़रूरत है और बेहतर प्लानिंग के साथ जो है अर्बनाइजेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इस रिजुविनेशन को करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लगेगा ही लगेगा। जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक रहे, क्योंकि अगर कम्युनिटी ही कचरा करती है, कम्युनिटी ही पॉल्यूशन करती है और अगर कम्युनिटी अवेयर नहीं रहेगी तो ये जो सॉल्यूशन होंगे, अभी आपने साफ़ कर दिया, लेक बढ़िया ठीक ठाक हो गई, 6 साल 5 साल तक रहेगी और फिर कचरा करना चालू कर दोगे, दोबारा से लेक पूरी डेड हो जाएगी। तो जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक के ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे। और हमारा लास्ट है वन वाटर अप्रोच। ठीक, वन वाटर अप्रोच क्या करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चाहे पानी ऊपर से आए, चाहे पानी ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, कोई भी वाटर हो, हमेशा अपने को वन वाटर अप्रोच रखनी है कि सारे पानी को हमें कंजर्व करते हुए चलना है। ठीक, एक कॉमन प्लानिंग होना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टोल कनेक्शन सिस्टम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। GS फॉर एथिक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मान लो कि आपको एक केस स्टडी आ जाए, है ना, और कहा जाए कि जो टोल नाके हैं उसमें सरकार का बहुत पैसे का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लीकेजेस हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं। तो आप अगर एज अ ऑफिसर क्या करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? तो आप जो है क्या कर सकते हैं, CCTV लगा दो। दूसरा, फास्ट टैग सिस्टम जो डेवलप किया है सरकार ने उसे यूज़ कर सकते हैं। इन तरीके से करप्शन कम किया जा सकता है। जो नया टोल कलेक्शन सिस्टम है इसको भी आप लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इस तरीके से केस स्टडी लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा आएंगे, है ना। जो आइडियल स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उसमें नंबर कम आते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ों को GS फॉर एथिक्स में भी यूज़ करना सीखिए। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको आने लगेगी। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं। रिसेंटली जो नितिन गडकरी जी हैं, मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि सरकार प्लान कर रही है न्यू हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम, जो कि किस पे बेस्ड है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे। बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लगाया जाएगा, उसके पहले सरकार जो है कोशिश करेगी इस न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम को क्या करने का, लगाने का, इम्प्लीमेंट करने का। क्या है ये प्रपोज्ड हाईवे टोलिंग सिस्टम, इसको समझते हैं। जो प्रपोज्ड हाईवे सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की। ठीक, इसके बारे में ऑलरेडी यार आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, इट यूजेज अ लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट लोकेशन। ठीक, GPS की बात करते हैं। GPS कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। ठीक, ये GPS जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारा, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तुम। ग्लोबल जो तुम्हारे गूगल मैप होते हैं उसमें इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी भी लोकेशन की एक्यूरेट किसी भी जगह की एक्यूरेट लोकेशन अगर हमें पता करना है तो हम GPS का इस्तेमाल करते हैं और सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो सैटेलाइट, बहुत सारी सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी एक लोकेशन के अगर आपको मेन लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना है तो आपको मिनिमम 3 सैटेलाइट 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक कि 3 से 4 सैटेलाइट नहीं होगी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल सकता। तो हमें बहुत सारे सैटेलाइट जो है क्या करना पड़ता है, ऊपर भेजना पड़ता है और उसके थ्रू जो है क्या कर रहे हैं, हम नेविगेशन सिस्टम डेवलप करते हैं। GPS किसका है, US का। इंडिया का कौन सा है, नाविक, याद है क्या, नाविक सिस्टम इंडिया ने डेवलप कर रखा है। क्यों डेवलप किया था, 1999 की कहानी याद होगी, कारगिल की पता होगी सभी को। उस समय जो डुअल यूज़ है, एक सिविलियन यूज़ होता है GPS का और एक मिलिट्री पर्पस के लिए होता है। जो मिलिट्री पर्पस वाला यूज़ था वो US ने इंडिया को बंद कर दिया था देना, उसका यूज़ इंडिया कर नहीं पा रहा था। तो विदाउट GPS अपने जो आर्मी पर्सनल हैं वो वॉर में लड़ रहे थे, समझ रहे हो। लोकेशन नहीं थी, प्रॉपर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता चल रहा था, कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि वो खुद का जो है
खुद का नेविगेशनल सिस्टम डेवलप करेगा। रशिया के साथ बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद इंडिया ने खुद डिसाइड किया कि हम खुद करेंगे, हम किसी पे है ना रिलाय नहीं कर सकते। और लिमिटेड डिस्टेंस का बनाया है, लगभग 1500 किलोमीटर आसपास का एरिया इंडिया के कवर करता है हमारा जो नाविक नेविगेशनल सिस्टम है। हालांकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंडिया जो यूज़ करेगा वो है गगन। गगन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इसरो के मिल करके डेवलप किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब आप समझ ही रहे हो कि किसके लिए गगन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फ्लाइट होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लो बहुत ज़्यादा फॉग है, उसके बाद भी जो है पर्टिकुलर आपको किस जगह पे लैंडिंग करनी है वो लोकेशन पता चल जाएगी। तो जो कोलिजन है ये सारी चीज़ें ना हो और प्रिसाइज जो है आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल सके, किसी भी फ़्लाइट के लोकेशन एकदम प्रिसाइज पता चल सके, इसके लिए हम गगन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। गगन यार पेंडिंग है, अभी तक यूपीएससी में आया नहीं है, प्लीज़ इसको अलग से सर्च करके पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो याद रखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इसरो मिलके गगन सिस्टम को डेवलप किए हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं। एक आपकी जो कार होगी उसमें ऑनबोर्ड यूनिट लगाया जाएगा, ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। ये ट्रैकिंग डिवाइस जो सैटेलाइट होगा उससे कम्युनिकेट करेगा और ये जो सैटेलाइट होगा इस ट्रैकिंग डिवाइस से कम्युनिकेट करके इसकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालेगा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालेगा। ये जितना ट्रैवल करेगा वो किलोमीटर्स पता चल जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली सबसे पहला इसका स्टेप होगा पता करने का कि किस तरीके से हम इस टोलिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हाउ इट वर्क्स। ठीक, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, सारा का सारा जो डेटा होगा नेशनल हाईवे का ऑलरेडी जो सिस्टम होगा उसमें लॉग्ड इन होगा। अब जो भी नेशनल हाईवे आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर रेट होगा, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया जाएगा, डाल के रखा जाएगा। अब ये सब क्या करेगा कि आप कौन से नेशनल हाईवे में हैं, उसका कितना रेट है और उसमें आप ट्रैवल कितना किए हैं, उसका सब मल्टीप्लिकेशन कर कुरा के आपका बिल जो है जनरेट हो जाना है। और बिल जनरेट होगा और जो ऑन बोर्ड यूनिट है उससे आपका वॉलेट लिंक कर दिया जाएगा और जो भी आपके वॉलेट पे पैसे रहेंगे, जितना भी यहाँ पर बिल आएगा ऑटोमेटिकली जब आप एग्ज़िट करेंगे उस हाईवे से निकल के चले जाएंगे तो उतना पैसा आपका काट लिया जाएगा। तो बेसिकली जो एक्चुअल प्रिंसिपल है यहाँ पर टोलिंग सिस्टम का वो क्या है, पे एज यू यूज़। जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतना आपको पे करना है, जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ही आपको पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक टोल नाका आया और अपने को यहाँ से टोल नाके से फर्स्ट लेफ़्ट लेना है, तो टोल नाके से अंदर गए और आपने पूरा हाईवे का पैसा दिया 300 रुपये 400 रुपये और आपको आधा किलोमीटर के बाद अंदर दूसरी जगह जाना है, फिर वहाँ टोल देना पड़ रहा है, आप पूरा हाईवे यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे और उसके अलावा सीमलेस जो है आपके जो बसेस है, जो आपके ट्रक है वो सीमलेस फ्लो करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज सीमलेस फ्लो करेंगे। तो बेसिकली इंडिया में है ना जो एक सिंगल मार्केट बनाने की बात की जा रही थी, जो इसमें टोल हटाने की बात की जा रही थी, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बस पैसा देना पड़ेगा लेकिन आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं, थोड़ा फ़ोटो बनाया हूँ मैंने तो फ़ोटो से समझ लेते हैं। ये हमारा सेटेलाइट है, यहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइस होगा, ये ट्रैकिंग डिवाइस इसको ट्रैक करेगा, देखेगा गाड़ी कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है, 10 मीटर तक की एग्जैक्ट लोकेशन हमारा गगन जो है क्या कर सकता है, रिजोल्यूशन वाला बढ़िया कैमरा वैमरा है तो 10 मीटर तक एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकता है। अभी कितना दौड़ा है, 500 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ा है हाईवे में, ये सब अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ हो जाएगा एस्टिमेट कि 500 किलोमीटर इसने यहाँ पर हाईवे में रन किया है। 500 किलोमीटर इस पर्टिकुलर हाईवे का रेट 1 किलोमीटर का 1 रुपये है, तो टोटल 500 रुपये लगेंगे। समझ में आया क्या? इसके अलावा सरकार और क्या कर रही है, इसके अलावा सरकार जो है बड़े बड़े जो है सीसीटीवी कैमरा और आर्चेस बना रही है ना। तो आर्चेस, बड़े बड़े आर्चेस में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है ताकि क्या किया जा सके, ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसको एनफोर्स करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये सीसीटीवी कैमरास के थ्रू हम एनफोर्स कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत सारे जो लोग होंगे उनके पास ये ट्रैकिंग डिवाइस ही ना हो। आपका ट्रैकिंग डिवाइस नहीं होगा तो फिर उन लोगों को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके लिए हमें सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, जो आपकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसकी फ़ोटो ली जाएगी और क्रॉस चेक किया जाएगा कि ये गाड़ी इस हाईवे में चल रही है और जिस हाईवे में चल रही है
उसके पास इन्फॉर्मेशन, सैटेलाइट के पास इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्रॉस चेक करेंगे। अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कट जाना है। अगर नहीं होगी तो फिर इनको पकड़ा जा सकता है और फिर चालान बनेगा इनका। इस तरीके से हम एनफोर्समेंट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि यार पहला चैलेंज ये है कि अगर डिजिटल वॉलेट ही एम्प्टी रहा तो पैसा कहाँ से काटोगे, फिर आपको चालान उनके घर पे भेजना पड़ेगा और बहुत तरह की दिक्कतें झंझट देखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई बैरियर तो रहने नहीं वाला है। फिर ढूंढो, फिर उसके घर पे चालान भेजो, तो इस तरह का इशू आपको फेस, मतलब पहला जो चैलेंज आएगा वो यही आएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो OBU डिवाइस है उसको डेलिबरेटली स्विच ऑफ कर दिया जाए, या फिर जो कार का डिवाइस है वो ट्रक में लगा लिया जाए। ट्रक का जो है चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, है ना, कार के चार्जेस कम लगेंगे, तो कार वाला ट्रक में लगा दिया। तो इस तरीके से धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा की जा सकती है। तो ये धोखाधड़ी थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे। इसके अलावा जो गैंट्री माउंटेड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन बेस्ड सिस्टम है जो कि कैप्चरिंग करेगा वायलेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करना पड़ेगा पूरा का पूरा, एकदम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बनाना ये एकदम आसान बात नहीं रहेगी। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है सिस्टम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नंबर प्लेट पे। और इतनी अच्छी, इतनी सिक्योर नंबर प्लेट बहुत ही कम सिटीज़ में इशू की जा रही है ना। अभी भी पुराने ज़माने वाली नंबर प्लेटें चल रही है। जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो बहुत लिमिटेड है, कुछ ही सिटी और कुछ ही स्टेट में। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे। प्राइवेसी कंसर्न भी है यार, है ना, आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो सब कुछ ट्रैक किया जाएगा आपके ट्रैकिंग डिवाइस से। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि सरकार का कहना है कि इंडिया GPS यूज़ नहीं कर रहा, अपना खुद का जो है नेविगेशन गगन सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है। जो US बेस्ड GPS है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सारा डेटा इंडिया में रहेगा। और उसके अलावा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, उसके अंदर जो भी प्राइवेसी कंसर्न आएंगे इस पर्टिकुलर केस में वो उस एक्ट के अंदर रिजॉल्व किए जा चुके हैं, एड्रेस किए जा चुके हैं, ऐसा सरकार का कहना है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, आप लोगों को ट्रैक किया जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे क्राइम्स भी सॉल्व हो जाएंगे इससे, ये भी सही है, लेकिन अब प्राइवेसी कंसर्न ज़रूर हो सकता है। ठीक, ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और पॉइंट इसमें है फास्टैग के बारे में। फास्टैग कंटिन्यू चलेगा यार, अभी फास्टैग डिसकंटिन्यू नहीं होगा जब तक कि एकदम ये सिस्टम जो है बहुत प्रॉपर काम ना करने लग जाए, तब तक के फास्टैग अभी रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। हमारा लास्ट आर्टिकल है इंडिया इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA फीचर एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो डायरेक्टली आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लास्ट वीक क्लियर कर दिया है 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट टू डिज़ाइन एंड डेवलप द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया 5th जनरेशन फाइटर मल्टी रोल फाइटर जेट। ठीक, तो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके पहले इंडिजिनसली जो डेवलप किया गया था कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो कौन सा था, तेजस, लेकिन ये सिंगल इंजन था और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट था। ठीक, तो यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडिया डिज़ाइन और डेवलप करने की प्लानिंग कर चुका है। जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है अंडर द DRDO विल बी द नोडल एजेंसी फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट। और इसको जो मैन्युफैक्चर करेगा वो कौन करेगा, हाल करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक, तो जो ADA है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो प्रॉपरली डिज़ाइन करेगी एयरक्राफ्ट को और एग्जीक्यूट करेगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो HAL करेगा। तो इंडिया जो है सिलेक्टेड नेशन की कैटेगरी में आ गया है जिसके पास खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, F-22 रैप्टर US का है, ये F-35A लाइटनिंग 2 ये भी US का है, चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन और रशिया का सुखोई Su-57। प्लीज़ ये सब याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है कौन सी कंट्री का है 5th जनरेशन। ठीक, तो इंडिया जो है सिलेक्टेड कंट्रीज़ में आने वाला है। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्टील्थ। स्टील्थ मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी एनिमी कंट्री में जा रहे हैं और आपको अटैक करना है तो हमेशा उनके पास रडार होता है, उनको पता चल जाता है कि आप आने वाले हैं।
तो अगर हम स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आपका एयरक्राफ्ट पकड़ में ही नहीं आएगा, किसमें, रडार में। ठीक, अब इस तरीके से पेंट कर दो कि पता ही ना चले कि यहाँ पर कुछ आ रहा है, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, स्टिल्थ टेक्निक हो जाएगी। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें स्टिल्थ जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हैं। पता ही नहीं चलता कि आपका जो एयरक्राफ्ट है एनिमी कंट्री को कि वो आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, यही सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक, ये इसमें 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट रहेगा और ये ट्विन इंजन है, अगर एक ख़राब हो गया। तेजस सिंगल इंजन था, ये ट्विन इंजन है, इसका ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन है या सिंगल, ये चेंज कर देंगे वर्ड और आपको पूछा जा सकता है। अब रडार काम कैसे करता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लो जी ये आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग का सीरियस नहीं लेना है। ठीक, तो यहाँ से रडार क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है, पल्सेस भेजता है, यहाँ से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर आएगी। अरे यहाँ पर कुछ आ रहा है तो रडार को पता चल जाएगा, ये वेव गई और ये वापस आ गई। अब मैं यहाँ मान लो कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ कि ये जो वेव्स आ रही है वो सारी की सारी मैं एब्जॉर्व कर लूँ, कुछ भी क्या ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी हो जाएगी। आपका जो रडार होगा वो काम करना बंद कर जाएगा और हमारा जो प्लेन होगा वो सीधे एंटर करेगा एनिमी कंट्री को और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो है ना, कैसे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली, और कई बार जो हमारा प्लेन होता है उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है इंजन एरिया से तो वहाँ से भी वेव्स निकलती हुई रहेंगी। ठीक, जो हीटिंग वाला एरिया, फ्यूल वाला एरिया, अगर मैं ये फ्यूल वाले एरिया और इंजन वाले एरिया को इस तरीके से छुपा दूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है वो एकदम लो हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि हम लोगों का प्लेन आ रहा है। समझ में आए क्या? तो जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। इतना आसानी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रडार में कि सामने से जो एयरक्राफ्ट आ रहा है वो अपना है कि किसी और का है, या फिर एयरक्राफ्ट भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या है इसमें फीचर, फ्यूल एंड वेपन। इसमें जो फ्यूल और वेपन टैंक है मैंने अभी आपको बताया, फ्यूल भी अंदर रहते हैं छुपे हुए। ठीक, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर कम किया गया है। जितने वेपन्स होंगे वो सब अंदर छुपे रहते हैं बैली में एयरक्राफ्ट के। और जो फ्यूल टैंक होता है वो भी इंटरनली कंसील्ड फ्यूल टैंक यूज़ किया जा रहा है। बाहर फ्यूल टैंक होगा तो बहुत आसानी से रडार में आ जाओगी, लेकिन अंदर रहेगा तो पता नहीं चलेगा। इंजन की बात करें तो जो AMCA MK1 वेरिएंट होगा उसमें US का GE414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, और जो MK2 AMCA जो वेरिएंट होगा, एडवांस वर्जन होगा, उसमें इंडिया इंडिजिनियसली है ना डेवलप करेगा इंजन को। इंडिजिनियसली नहीं बोल सकते, फॉरेन कंट्री के साथ जो भी फॉरेन इनके पार्टनर होंगे, डिफेंस मेजर पार्टनर, उसके साथ मिलके DRDO क्या करेगा, इंजन को डेवलप करेगा सेकंड वाले वेरिएंट के लिए। ठीक है, तो मेन स्पेशल फीचर्स इसका यही है, इसकी जो स्टील्थ फीचर्स हैं यही इसको अलग बनाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारा बेसिकली आर्टिकल है। अभी इंडिया में 4.5 है तेजस, ठीक, वो सिंगल इंजन है। तेजस के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो तेजस के ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।